दोस्तों नमस्कार। अमन एकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ साइंस विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें 8 लेसन कंप्लीट कराए जा चुके हैं। आज हमारा 9वां लेसन है जिसका नाम है मृदा यानी सॉयल। आज हम मृदा विषय के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। इसी तरह एनसीईआरटी साइंस के सेवेंथ के बाद एट्थ, नाइन्थ और टेंथ की भी एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो है एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ का ये 9वां लेसन है। तो आज हम एनसीईआरटी 9वां लेसन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मृदा क्या है, सॉयल क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये किस प्रकार लाभप्रद है, इस पर पूरी विस्तृत चर्चा होगी और इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत लाभप्रद होगा। मृदा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। तो देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो मिट्टी में होते हैं। कुछ पेड़ पौधे जल में होते हैं, कुछ अन्य तरीके के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मिट्टी पर पाए जाते हैं। मिट्टी यानी मृदा का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह पौधे को जमीन में सीधा खड़ा करने में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और मिट्टी पौधे को पकड़े रहती है, जिससे जो पौधे होते हैं वो सीधे खड़े होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जो पौधे होते हैं उन्हें जो पोषक पदार्थ या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो भी उन्हें कहाँ से मिलती है, वो भी उन्हें मृदा से मिलती है। कहाँ से मिलती है? उन्हें मृदा से मिलती है। और मृदा से क्या होता है कि जल भी जो पौधे होते हैं वो क्या होता है, मृदा से ही वो ग्रहण करते हैं। क्योंकि जब बारिश होती है तो ऐसा नहीं है कि पौधे सीधे जो बारिश का पानी है वो ग्रहण कर लेते हैं, वो जो बारिश का पानी होता है उससे वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं और वो जो पानी होता है वो मृदा के माध्यम से जो जड़ें होती हैं वो शोषित करती हैं और उसी तरीके से वो पानी को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा यह अनेक जीवों का आवास होता है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है, क्योंकि एग्रीकल्चर यानी कृषि कहाँ होती है, वो मृदा में ही होती है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा, आश्रय प्रदान करती है, अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा को सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। देखा होगा जब बरसात का मौसम होता है और जब पहली बरसात होती है तो बरसात होने के बाद जब बरसात ख़त्म हो जाती है तो उस मिट्टी से एक सौंधी गंध आती है, जिस गंध को जिससे आपको बिल्कुल ताजगी का आभास होता है। यानी वो सौंधी मिट्टी होती है। गाना सुना होगा कि जो मिट्टी होती है वो सौंधी होती है और जो सौंधी गंध होती है वो बहुत ताजगी का अनुभव देती है। मृदा जो होती है वो जीवन से भरपूर होती है। यानी मृदा में भी क्या होता है, जीवन होता है। अगर जीवन ना हो तो कोई भी उसमें जीवित पेड़ पौधे नहीं हो पाएंगे। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझों ने मृदा में से केचुए को बाहर आते देखा। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं, आइए हम पता करते हैं। एक क्रियाकलाप है कि विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्र कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए। आपके लिए हैंड लेंस, आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप हैंड लेंस या आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने परीक्षणों को 9 पॉइंट सारणी एक यहाँ पर दी हुई है और इसमें आपको भरना है। जैसे बगीचे में मृदा है, यहाँ पर क्या है, पादप में देखा होगा घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं। इसी प्रकार जो जंतु होते हैं वो भी कहाँ रहते हैं, जैसे चूहे का बिल देखा होगा कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर होता है। सांप
जो अपना बिल बनाकर रहता है वो भी मृदा में रहता है। चींटियाँ अपना जो घर बनाती हैं वो भी मिट्टी में रहती हैं। तो इस सड़क के किनारे की मृदा देखा होगा कि वहाँ पर भी पेड़ पौधे, सड़क के किनारे देखा होगा चींटियाँ आपको मिलेंगी और घास फूस आदि प्रकार के जो है जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। पहली जो है कुछ जानना चाहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे, पहली जानना चाहती है कि सड़क के किनारे बगीचे से एकत्र किए गए नमूनों में मुझे प्लास्टिक की वस्तुओं और पॉलीथीन की थैलियों के कुछ टुकड़े क्यों मिले थे। देखा होगा कि जो प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं उनमें क्या होता है कि जब हम कोई वस्तु का उपयोग करते हैं तो प्लास्टिक का उपयोग करने के बाद उसको हम मृदा में या मिट्टी में ऐसे ही छोड़ देते हैं और प्लास्टिक जो होता है वो पर्यावरण का प्रदूषक होता है, जिससे मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है और वो हमारी मृदा को भी क्या करता है, नुकसान करता है। पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ रसायन तथा कीटनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए और कीटनाशियों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। देखा होगा कि जो कीटनाशी होते हैं या कीटनाशी होते हैं, किसान क्या करते हैं, उनको अपनी फसल में डालते हैं, जिससे जो किसान के मित्र कीट होते हैं उनको भी नुकसान होता है और वो मर जाते हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि जो रासायनों का प्रयोग है उसको कम से कम करना चाहिए, उसको मृदा में ऐसे नहीं डालना चाहिए। अगर उसको डालना भी है तो पहले उसे उपचारित कर देना चाहिए, यानी उसकी जो रसायन का है उसको नष्ट हो जाना चाहिए, उसके बाद मृदा में डालना चाहिए। तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। बूझो यहाँ पर कुछ सोच रहा है अपने सर पर हाथ रखकर कि मैंने हाट बाजार में मिट्टी के बने हुए बर्तनों व खिलौनों को देखा। मृदा परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल, मृदा अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए कि परतें किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं आप निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। थोड़ी सी मृदा लीजिए, ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उसका चूर्ण बना लें। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें मिट्टी भर मृदा मिलाइए। इसे किसी क्षण से अच्छी तरह हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे रहने दीजिए। चित्र 9.2 में कुछ समय बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर मिट्टी में जब मिट्टी को जो है पीस कर पानी में मिलाया गया और कुछ देर बाद उसको क्या किया गया, रख दिया गया। तो इसमें देखिए जो सबसे पहला जो होता है वो ह्यूमस वाला जो पार्ट होता है। ह्यूमस का मतलब होता है जो पत्तियाँ या जो सड़ी गली वस्तुएं होती हैं वो जब मृदा में मिल जाती हैं तो वो मृदा कैसी हो जाती है, ह्यूमस हो जाती है। इसके अलावा जल हो जाता है। जल के बाद मृतिका जो होता है वो सबसे छोटा भाग होता है। इसके अलावा बालू और सबसे बड़ा भाग जो होता है वो बजरी। यानी इस तरह से मृदा का निर्माण होता है। पहले ह्यूमस, फिर जल, फिर मृतिका, बालू और बजरी, ये मृदा की परतें हैं। इस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न अमाप साइज के कणों की परतें दिखाई देती हैं? इन परतों को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत और सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ क्या होते हैं? ह्यूमस होते हैं। जब मृदा में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो वो मृदा कैसी हो जाती है, ह्यूमस हो जाती है। ह्यूमस मृदा जो होती है उसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस
पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। शायद आप जानते होंगे कि जो पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सैलों यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। जो मृदा होती है इसमें क्या होता है, जब कोई चट्टान होती है, जब वो उस पर हवा चलती है, जब बरसात होती है, तो जो यह जलवायु द्वारा क्या होता है, मृदा धीरे धीरे टूटती रहती है और टूटने के बाद क्या होता है, जो चट्टान होती है वो टूटती रहती है और चट्टान टूटने पर क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। यानी सैलों चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने पर क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। यानी जब चट्टान धीरे धीरे टुकड़ों में टूटती है तो इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षय या क्षरण भी कह सकते हो। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिनसे इनका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। तो मृदा कई तरीके की होती है, और वो मृदा जैसे देखा होगा कि जो मृदा है, लाल मृदा है, पीली मृदा है, दोमट मृदा है या काली मृदा है। तो ये जो प्रकृति होती है वो उस चट्टान पर निर्भर करती है जिससे वो बनी है। यानी वो शैल जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार की जो है वो मृदा होगी, और मृदा का जिससे निर्माण हुआ है वो मृदा उस प्रकार की होगी। और यह भी निर्भर करता है उस मृदा पर कि जो उस मृदा में कौन कौन सी किस्में उगाई जाती हैं। जैसे चावल के लिए देखा होगा काली मृदा बहुत उपयुक्त होती है, कपास के लिए काली मृदा बहुत उपयुक्त होती है। तो ये भी निर्भर करता है कि उस मृदा में कौन सी फसलें उगती हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरी हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें जो होती हैं संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। यानी जो मृदा की परतें होती हैं, जो मृदा चित्र में आपने देखा है कि जो मृदा की परतें होती हैं इनकी रासायनिक संरचना, रासायनिक संगठन, गहराई, ये सब क्या होता है, रंग इनका क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। यानी जैसे जैसे मृदा में जिस प्रकार की परतें पाई जाती हैं उस मृदा में क्या होता है कि उनके रासायनिक गुण, संगठन और गहराई भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर कुछ स्तर संस्तर बताए गए हैं, जैसे ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और आधार शैल मृदा परिच्छेदिका। इसको इस पूरे चित्र को हम क्या कह सकते हैं, मृदा परिच्छेदिका कह सकते हैं। ठीक है, अब इन मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती है इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी शीर्ष परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो मृदा की परतें भी दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में हम उन स्थान के मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़क के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारे पर भी देखा जा सकता है। जो मृदा परिच्छेदिका होती है, मृदा परिच्छेदिका को समझ सकते हो कि जो मृदा की जो परतें होती हैं, यानी जब आप मृदा को एक तरीके से खोदते हो तो एक तरफ उसको देख सकते हो कि मृदा में किस प्रकार की परतें पाई जाती हैं, तो इससे हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे इमारत की जब नींव खोदी जा रही है तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से मिट्टियों की परतें होती हैं। इसी प्रकार अगर आप सड़क के किनारे खड़े हो, पहाड़ के किनारे खड़े हो या नदियों के किनारे खड़े हो, वहाँ पर भी इस प्रकार की मृदा परिच्छेदिका को देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थित सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से, जो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है, यहाँ पर देखिए ए संस्तर स्तर, इसमें क्या होता है कि इसमें ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर कहते हैं। ह्यूमस मृदा को क्या कहते हैं, ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है। यानी ह्यूमस जो होता है मृदा को क्या बनाता है, उर्वर बनाता है। यानी उसकी
उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे खेती या पेड़ पौधों का विकास सही तरीके से होता है और पादपों के पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सनंद और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा या ए संस्तर स्थित कहते हैं। जो ऊपर वाली जो ये मृदा होती है, इसमें क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस होती है। और ह्यूमस जिस मृदा में ह्यूमस होगी, यानी ऊपरी वाली परत में ह्यूमस होगी, तो यहाँ पर देखा होगा पेड़ बने हुए हैं। इससे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनका विकास अच्छी तरीके से होता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष मृदा। तो आमतौर पर जो ऊपरी हम लोग मृदा देखते हैं वो शीर्ष मृदा ही होती है। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छुछुंदरों और भृंगों जैसे अनेक जीवों का आश्रय प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। यानी जो शीर्ष मृदा होती है, इसमें चूहे हैं, छुछुंदर हैं और जितने भी कृमि होते हैं, इनका आवास भी इसी में होता है। और जो छोटे पौधे होते हैं, सामान्यतः इनकी जो जड़ें होती हैं वो शीर्ष मृदा में ही होती हैं। तो छोटे पादपों की जड़ें पूर्णतः इसमें शीर्ष मृदा के नीचे वाली परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन ये खनिज अधिक होते हैं। लेकिन इनमें खनिज क्या होते हैं, अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सघन यानी घनी होती है और इसे बीज संतर स्तर या मध्य परत कहते हैं। ये जो बीज संतर स्तर वाली परत होती है, ये ऊपर की अपेक्षा कैसी होती है, तो ये बी परत होती है। और यह सामान्यतः कैसी होती है, लेकिन इसमें खनिज, ह्यूमस तो नहीं होता है, लेकिन इसमें खनिज पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसमें खनिज क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और ये जो परत होती है ये अपेक्षाकृत ठोस होती है। तीसरी परत के बारे में बात करते हैं, जो संस्तर स्तर सी। तीसरी परत की जो सी संस्तर स्तर कहलाती है, जो दरारों और विदरों युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। तो ये सी स्तर भी बहुत कठोर होती है। इसके नीचे जो होती है वो आधार शैल होती है, वो सबसे ज़्यादा कठोर होती है। तो ये मृदा परिच्छेदिका में समझ सकते हो कि ए, बी, सी और आधार शैल, ठीक है। तो इस प्रकार से मृदा का जो है भूमि मृदा परिच्छेदिका होती है और इनकी विशेषताएं भी आप लोगों ने देखी। मृदा के प्रकार क्या होते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें से बालू है, चिकनी मिट्टी, क्ले सम्मिलित है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप, मूल और केंचुए जैसे सभी जीव मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है ये मृदा को क्या करता है, मृदा के लिए लाभदायक होता है। इसी प्रकार जो पादप, मूल होते हैं या केंचुए होते हैं, ये सब मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा कोश के पाए जाने वाले विभिन्न अमाप साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। यानी मृदा को अगर उसके साइज के हिसाब से डिवाइडेशन किया जाए तो मृदा में जो बड़े कण होते हैं, जो मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, इसे हम क्या कहते हैं, बलुई मृदा कहते हैं। यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो वह यह मृगणय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों का लगभग समान मात्रा होती है तो यह जो मृदा होती है यह क्या कहलाती है, दोमट मृदा या दुमटी मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दोमट और मृणमय के रूप में किया जा सकता है। मृदा के कणों के अमाप का उसके गुणों पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होते हैं। बालू क्या होते हैं, सुवातित होते हैं। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से होती है, अतः बलुई मृदा हल्की, सुवारित और
शुष्क होती है। अतः हल्की मृदा जो होती है वो कैसी होती है? सुवातित और शुष्क होती है। देखा होगा ये जो बलुई मिट्टी होती है इसमें क्या होता है, पानी की धारण क्षमता कम होती है और इसमें पानी जल्दी सूख जाता है, इसीलिए ये क्या होती है, शुष्क होती है। तो पार्ट 1 में आज 9th के लेसन में पार्ट 1 में अब हम इतना पढ़ेंगे और अगले वीडियो में ये लेसन हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।